हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूकोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हमने 6 लेक्चर देख लिए हैं। ये लेक्चर 7 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स को देखा था, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, उसी का ये कॉन्टिन्यूएशन है एक्सरसाइज 1.2 के लिए, जो कि है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक कंसेप्ट यूज़ होगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं रिवाइज करवा दूँ, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। आई थिंक लेक्चर 05 में मैंने बताया था फाइनाइट सेट्स के अंदर, जिसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो ये इक्विवेलेंट सेट का जो कंसेप्ट है ये तो पूरा ऑर्डर के ऊपर टिका हुआ है, बाकी इनकी क्या क्या कंडीशंस है, क्या डेफिनेशन है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स, नाम काफ़ी इनका सिमिलर है और इनका काम भी सिमिलर ही है। इक्वल सेट ये कहता है कि दो सेट तब इक्वल होंगे जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए का हो। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी डेफिनेशन है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये दो सेट हैं, देखना सेट ए का हर एलिमेंट 1 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, वो सेट बी के लिए भी एलिमेंट है, और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के लिए भी एलिमेंट है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन का हाफ कर दूं, यानी कि सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन लूँ, ये एंड के बाद का पार्ट हटा दूं, तो यही बच्चों डेफिनेशन बन जाती है सबसेट के लिए। अगला टॉपिक वही है, इसके बाद लेक्चर 8 में हम सबसेट ही पढ़ेंगे। तो ये समझते हैं सबसे पहले कि इक्वल सेट कहना क्या चाहता है। ये दो कंडीशन पे बात करता है। पहली कंडीशन तो ये है कि भैया एग्जैक्टली एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है तो बी में भी वही एलिमेंट होने चाहिए, और अगर बी में कोई एलिमेंट है तो ए में भी वही एलिमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर आना चाहिए कि अगर ए का हर एलिमेंट बी का है तो बात बराबर हो ही गई ना। मैंने कहा ज़रूरी थोड़ी है, यही मैं बता रहा हूँ कि सबसेट की डेफिनेशन इसकी हाफ होती है। देखना, मान लो तुमने बोला कि ए में है 1 2 और बी है 1 2 और 3। अब इस डेफिनेशन को लगाओ। अगर तुमने सिर्फ आधी डेफिनेशन पढ़ी है तो तुम क्या बोलोगे कि भैया सेट ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है ना। तो मैंने कहा कि बेटा बी का हर एलिमेंट सेट ए का थोड़ी है, जो 3 है वो ए का एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हाफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्या हुआ? बी का सबसेट हुआ, छोटा सेट, इसी का तो टुकड़ा है एक तरीके से ये। तो ये तो खैर अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए मैं इसका एसेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों लाइन का कंबाइंड जो यूज़ है वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाओगे कि दो सेट इक्वल है या फिर नहीं है। तो ए का हर एलिमेंट बी के लिए होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए में भी होना चाहिए। इससे एक बात समझ में आती है कि क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। आप यही तो कहना चाहते हो कि सेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब इसके आगे मैं पढ़ाऊँ, मैं दो बातें रिवाइज करवाता हूँ जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी। कि पहली बात तो सेट में कोई भी रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। अगर आप रिपीट कर भी देते हो तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इस आपका एग्जाम्पल था स्कूल, SCHOOL, इसके वर्ड तो SCHOL। मैंने डबल ओ में सिर्फ एक ही ओ को काउंट करा था जब अपन ने रोस्टर फॉर्म में इसके अल्फ़ाबेट्स को लिखा था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि आप ऑर्डर रिपीट कर, मतलब एलिमेंट को रिपीट कर भी देते हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करते हो तो ये तो अच्छी प्रैक्टिस है, नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी एक बात कि ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 2 3 इज सेम एज 2 3 1 इज सेम एज 3 2 1। तो यही बात समझ लेना। ऑल्सो इफ़ ए एंड बी आर इक्वल सेट्स देन वी राइट ए इक्वल्स टू बी। अगर दो सेट इक्वल है तो सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, या फिर उसका जो भी नाम है आप उसको इक्वल, सीधा इक्वालिटी का यूज़ कर सकते हो। भैया ये भी अंडरस्टूड है कि अगर दो सेट इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में ही सेम होंगे। अगर दो सेट बराबर हैं और जो एलिमेंट उसके पास है वही मेरे पास भी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे। तो अगर दो इक्वल सेट है तो ऑर्डर सेम होगा। अब देखो, मैं अभी इक्विवेलेंट सेट पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा जो सिंगल वे इम्प्लीकेशन है वो यूज़ हो रहा है। यानी कि अगर A इक्वल्स टू बी है ना सेट, तो ये इम्प्लाई करता है कि इनका ऑर्डर भी सेम होगा। इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स इम्प्लाइज दैट देयर ऑर्डर्स आर इक्वल। लेकिन ए अगर दो सेट के लिए ऑर्डर सेम है ना, तो वो ये इम्प्लाई नहीं करता कि ए भी बी के बराबर हो। एग्जाम्पल ले लो, A 1 2 है और बी को ले लूँ A, B। अब देखो दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो भी इनका कार्डिनल नंबर है वो सेम है, दोनों का ऑर्डर 2 है, इसमें भी दो एलिमेंट है। बट क्या ये इक्वल है? नहीं है। यही कारण है कि आप ये सिंगल वे इम्प्लीकेशन ऐसे ही काम करता है कि भाई अगर ऑर्डर इक्वल है तो बात नहीं करेंगे। इक्वल की डेफिनेशन इसी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये दोनों सेम है तो इनका ऑर्डर सेम होगा। इफ़ सेट ए एंड बी आर अनइक्वल देन वी राइट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप ए के आगे बार बार लिखें सेट ए सेट बी।
अगर आप कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होता, अगर क्वेश्चन सेट का है तो समझ में आ जाता है, इस चीज़ के लिए नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर A124 है और B241 है तो देख लीजिए आप, ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एग्जैक्टली A का हर एलिमेंट B में लाई करता है, B का हर एलिमेंट A में लाई करता है, जिसको पता है बिलोंग। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग्स टू B। ये भी एक मैं आपको लिखवा देता हूँ या एक बार ओरली बता देता हूँ इस चीज़ को। ये भी बहुत सी बुक्स यूज़ करती हैं मेथड, देखना। इक्वालिटी का ये भी मतलब होता है दैट इफ़ फॉर ईच एलिमेंट x of set A, comma x belongs to A implies that x belongs to B, and for each element y of set B, y belongs to B implies that y belongs to A, then A equals to B। ये क्या लिखा है भाई, मैं बता देता हूँ। अगर सेट ए के हर एलिमेंट एक्स, मान लेते हैं सेट ए के एलिमेंट्स को कॉमनली हम जैसे बोलते हैं ना सेट ऑफ ऑल एक्स, तो मैंने बोल दिया कि सेट ए के हर एलिमेंट एक्स के लिए अगर एक्स का ए में होना इस बात को अपने आप इंप्लाई कर रहा है कि एक्स बी में भी लाई करता है, तो पहली कंडीशन हो गई दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और अगर सेट बी के एलिमेंट को मान लो मैं वाई बोलता हूँ कलेक्टिवली, है ना, तो सेट बी के वाई एलिमेंट यानी कि हर एलिमेंट वाई जो सेट बी में लाई करता है वो अपने आप ये इंप्लाई कर रहा है कि हर वाई ए में भी बिलोंग करेगा, यानी कि जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी लाई करता है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट हुआ। तो दोनों कंडीशन को मिला के हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। इस पर थियोरेटिकली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर। अगर देखो एनसीईआरटी खत्म हो जाती है टाइम पे तो मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन कराऊंगा। एक बात और बोलूँ कि जो भी प्लेलिस्ट अपन अपडेट कर रहे हैं इस चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की, तो उसमें मेरा जो पहला प्रेफरेंस होगा वो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी के बाद मैं कुछ 2 या 3 लेक्चर्स तक जो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा से एग्जाम्पलर से वो करवाऊंगा। बट ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेलिस्ट डेड हो जाएगी, ठीक है भाई, अपने को सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करवाना है। 11th वाले भी हैं, 12th वाले भी हैं, तो साथ साथ अपन चलाएंगे। जैसे जैसे सिलेबस एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में आ जाएगा तो मैं प्लेलिस्ट को डेड नहीं होने दूंगा, DPPs वगैरह कुछ ना कुछ अपलोड करवा दूंगा, वो यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। तो जब मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, आर.डी. शर्मा में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, इसके ऊपर आपको करने चाहिए और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, इफ़ A इज इक्वल्स टू ABCD एंड B इज इक्वल्स टू BCCDA, दोनों जो चीज़ें इसमें मतलब इंक्लूड करवाई है, ऑर्डर भी जानबूझ के मैंने चेंज किया है, एलिमेंट भी रिपीट करवाया है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछता हूँ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं B में। कमेंट करो, वीडियो पॉज करके कमेंट करना, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन सेट B। तो कमेंट कर दिया होगा, अब वापस आ जाओ, 4 ही होंगे। जिसने भी 5 लिखा है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों C रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन अलाउड नहीं होता। आप कितना ही रिपीट करो हम उसे एक बार ही काउंट करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे स्कूल जो वर्ड है उसमें अल्फ़ाबेट 6 होते हैं, SCHOOL, लेकिन हम जब सेट में बनाते हैं तो 5 ही होते हैं। ये ध्यान रखना है, मैंने बताया था ये इसका एक मेरे हिसाब से फॉल्ट है इसकी थ्योरी में ये, ठीक है। तुम किसी पर्टिकुलर स्पेलिंग से सेट बना सकते हो, लेकिन सेट से अगर स्पेलिंग बनाने के लिए कहो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा कौन से वर्ड को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो शायद हो सकता है कि मतलब रोस्टेड फॉर्म से उसकी डेफिनेशन ना बनाओ, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बात। तो यहाँ पर भी आपका A इक्वल्स टू B जस्टिफाइड है, क्योंकि पहली बात तो भाई A का हर एलिमेंट B में है, B का हर एलिमेंट A में है, कितनी बार उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, दूसरा ऑर्डर से फ़र्क पड़ता नहीं है, तो सब ये बराबर होंगे। इनको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट्स या फिर इक्वल सेट्स। तो ये जिसको नोट करना है एक अपने साइड में नोट कर लिया करो, और जिसको नहीं करना है वो मत भी करो। बट मेरा काम था बताना, क्योंकि ये भी बहुत सारी बुक्स यूज़ करती हैं। किसी अच्छी बुक को पढ़ोगे तो डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ सेट में भी ये यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, नोट कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से थियोरेटिकल डेफिनेशन इनफ है, अगर कोई एक बार समझा दे तो उसको। और 3, 2, 1 नोट हो गया होगा। तो अब चलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स पे। तो ये है इक्विवेलेंट सेट्स। देखिए इक्वल सेट में क्या कंडीशंस थी बच्चों, कि A और B इक्वल तब होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी एग्जैक्टली इक्वल हो। इक्विवेलेंट सेट कहता है कि एलिमेंट तो गए साइड में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। 2 फाइनाइट सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, दैट इज एन A इज इक्वल्स टू NB, यानी कि ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो हम बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंट है। क्लियर हुआ? देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल को समझने के लिए मैं 2 बातें कर रहा हूँ, 2 बातें बताता हूँ जिससे रिवीजन भी होगा। एक आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल B,
और एक पढ़ा होगा ट्राइंगल ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी। ठीक है, ए बी सी होता है वैसे, पर मैं भी ए भी बता रहा हूँ। तो आपने बोला कि भैया ट्राइंगल ए जो है ए बी सी है, मान लो ये ट्राइंगल ए है ये बी, ये तब कॉन्ग्रुएंट होगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी और एंगल भी सेम होंगे। सिमिलैरिटी ये कहती है कि एंगल सेम कर दो तब भी हम इक्वल वो बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे, साइड्स रेशो में आ जाएंगी, इक्वल नहीं होंगी। यानी कि ये जो दो ट्राइंगल हैं, ये तो ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में क्या बोल दिया तुमने, सिमिलर। वही चीज़ यहाँ पर भी है, इक्वल होना है तो सब कुछ ही इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना है तो ऑर्डर में बात करो, सिमिलर होना है तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन अगर एंगल भी, दो एंगल भी सेम हो गए तो डबल ए क्राइटेरिया से हम बोल देते हैं ट्राइंगल सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक होता है इक्वल, तो ये ध्यान रखना, हम शक्ल एक अलग चीज़ होती है और जुड़वा अलग चीज़ होती है, ये भी ध्यान रखना है ना। हालांकि सेम तो वो भी नहीं होते एग्जैक्टली। तो नोट की बात करते हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके सेट इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो इक्वल होना इक्विवेलेंस को ऑटोमेटिकली जस्टिफाई या इम्प्लाई कर देता है, लेकिन दो सेट का इक्विवेलेंट होना उनके इक्वल होने को इम्प्लाई नहीं करता है। यानी कि सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर दो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो बच्चों वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.2 है उसकी थ्योरी एंड हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है सबसेट्स, देखेंगे अपन इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में अपन एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 है उसको ख़त्म कर लेते हैं एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल 7 हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो ये कहता है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ़ एनी, गिव रीजंस। वो कहते हैं कि भैया आप इक्वल सेट्स निकालिएगा, इनमें से कोई भी है तो जो भी एक दूसरे के इक्वल है वो बताइए और उनके साथ रीज़न भी दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सारे सेट्स को लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, ताकि आपको एक आइडिया मिले, हमारी आंखों के सामने हो कि किसमें क्या एलिमेंट है। तो सेट ए तो आपको दिया ही हुआ है फ्रॉम द क्वेश्चन, कॉमा आपको सेट ए दिया हुआ है 0। सेट बी की अगर बात करें तो x ग्रेटर देन 15 हो लेस देन 5 हो, ऐसा तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो इट इज़ एन एम्प्टी सेट, आपको b मिल गया। c की बात करें तो x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5, आपको c मिल गया। अगर d की बात करें तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो 5, -5 को पहले लिख लो, चलो -5, 5 इसके दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट e की बात करें तो चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं -2x, तो ये -5x + 3x - 15। ये आपको पता होगा है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर थोड़ा किसी को दिक्कत आती हो तो जब आपका वो आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें एक एक्सरसाइज है सेपरेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, वहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा। x कॉमन लेंगे तो x - 5, यहाँ से +3 कॉमन लेंगे तो x - 5, ये इक्वल्स टू 0 चलता है हमेशा। तो यहाँ से फिर x - 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +3। तो यानी कि मैंने बताया था अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x - 5 0 है तो x इक्वल्स टू 5 होगा या -3 होगा। लेकिन उसने बोल दिया इंटीग्रल तो हो बट पॉजिटिव रूट हो, तो -3 इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो सेट ई आएगा वो आएगा सिंपल 5। ठीक है, तो अब आपने सारे एलिमेंट्स को सारे सेट्स को आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, तो सबके एलिमेंट क्लियरली विजिबल हैं। तो हमें ये जज करने में फ़ायदा मिलेगा कि कौन इक्वल है कौन नहीं है। तो अब आप लिख सकते हो क्लियरली ए किसी के इक्वल नहीं है, बी किसी के इक्वल नहीं है, सी नहीं है। क्लियरली द ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इज सी एंड ई, दैट इज सी इज इक्वल्स टू ई। आप देख सकते हो ना तो ए बी के इक्वल है, ना सी के हैं, ना डी के हैं, ना ई के हैं। डी किसी के इक्वल नहीं है, डी किसी के इक्वल नहीं है, सिर्फ सी और ई ही एकमात्र ऐसा पेयर है जो इक्वल सेट्स बनाता है, यानी कि सी इक्वल्स टू ई है। क्लियर हुआ? अच्छा, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा कचरा कर रखा है। मैं सही बताऊँ, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स एट अ टाइम कई बार कंफ्यूजिंग मुझे भी लगते हैं। जो नेसेसरी नहीं होता वो चीज़ें भी वहाँ पर लिखी जाती है, ज़रूरत नहीं थी। ये इजी वे है बच्चों, है ना, इसलिए आप रिफ्रेशर्स की तरफ जाते हैं। आर टी शर्मा का लिखने का तरीका थोड़ा बेटर है, बट अगेन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी होती है। इतना लिखोगे तो फिर पेपर कंप्लीट नहीं होगा।
और हमें इतना कम भी नहीं लिखना है कि आपका टीचर नंबर ही काट ले, रीज़न ही नहीं लिखो आप। तो ये बात ध्यान रखें, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आप सेट को लिख लें। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना आसान है तो लिख लो, नहीं लिख सकते हो तो फिर तो जैसे रैशनल नंबर है नहीं लिख सकते हो, पर तुम्हें दिमाग में तो पता ही है ना क्या होते हैं। इसमें इक्वालिटी को जज करना और इक्विवेलेंस को भी जज करना आसान होता है। अच्छा, इसमें एक सवाल यहीं पर ही पूछ लेता हूँ। इसमें पूछा था फाइंड द पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स, तो क्या करते हैं। अब देखो इक्विवेलेंट की बात करना, जैसे तुमने ये लिखा ना, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या मेथड होता है, इनके ऑर्डर लिख लो। एन ऑफ ए 1, एन ऑफ बी कितना होगा 0, एक भी एलिमेंट नहीं है। एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1, एन ऑफ डी इज इक्वल्स टू 2 और एन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1। तो सबके ऑर्डर लिख लिए। अब देखो जैसे तुमने इक्वालिटी को जज करने के लिए रोस्टर फॉर्म में लिखा, मैंने ऑर्डर लिख लिया। मैं क्या बोलूँगा, द पेयर ऑफ सेट्स विच आर इक्विवेलेंट आर ए बी, एक तो ए बी, एक बी बी ई और एक हो गया ए ई, 3 पेयर इक्विवेलेंट है। ए और सी जो है ये दो, सॉरी मैंने क्या गलती कर दी, कहीं पर बी नहीं आएगा बच्चों, सी आएगा। एक पेयर तो ए और सी हो गया, तो अब क्या बोलोगे, ए और सी आर इक्विवेलेंट। क्योंकि हमारे पास लिखने का कोई मेथड तो नहीं, तो वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट्स, सी एंड ई आर इक्विवेलेंट सेट्स, ए एंड ई आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो 3 पेयर होंगे, ये इंडिविजुअल पेयर्स हैं बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसी तरीके से होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लो। तो आई होप नोट हो गया होगा। अब अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 8 में बची हुई जो भी एक्सरसाइज 1.2 है उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा। इस लेक्चर में अननेसेसरी मैं ड्रैग नहीं कर रहा, वरना लेक्चर लंबा होगा। हम 20 मिनट्स के आसपास का ही लेक्चर रखेंगे, है ना, ताकि आपको देखने में आसानी हो थोड़ी सी। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से। और इस लेक्चर के लिए तो इतना ही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि हमने इतना सिलेबस अभी 2 एक्सरसाइज के लगभग कवर कर लिया है कि अब आप रिफ्रेशर्स उठा सकते हैं। तो अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो टॉपिक वाइज टॉपिक आरडी शर्मा उठा लो। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये क्लास 11 की आरडी शर्मा है ना। अभी नया वर्जन तो शायद कवर चेंज हो गया होगा, ये पुरानी है मेरे टाइम की। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, ये पहला पेज है सेट्स। तो देखिए जैसे सेट्स खत्म होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट है, वो तो मैं करा ही रहा हूँ आपको। साथ साथ इनको लगाते चलो। सॉल्व एग्जांपल लगाओ, मैं अनसॉल्व के लिए कह भी नहीं रहा हूँ अभी आपसे। जैसे एग्जांपल ये टाइप्स ऑफ सेट मैं पढ़ा चुका हूँ, एम्प्टी सेट पढ़ा दिया, सिंगलेटन पढ़ा दिया। तो इनके ऊपर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको अभी के अभी लगा के चलना। और मैं जो तुमसे कहता रहता हूँ ना, एमसीक्यू को दिखा देता हूँ तुम्हें। ये 25 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं ना, एमसीक्यूज, इनको ज़रूर किया करो बच्चों। ये हमेशा आपके जैसे 1.49 जहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल वहाँ पर एंड में आते हैं। इनके आंसर की भी दे रखी होती है पीछे, और शायद कुछ सॉल्यूशन नहीं है इनके, है ना। सॉल्यूशन तो मैं बता दूंगा, कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो। ईजी होते हैं, बट इससे जेईई मेंस का आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और कोशिश करा करो बिना पेन उठाए करो इनको, है ना, हवा में थोड़ा सा स्टेप्स दिमाग में कैलकुलेट करा करो। तो ये है। और ये बुक के पीछे समरी दे रखी होती है, तो रिविजन मैंने क्या रखा है, नोट तो रिवाइज़ करो, वरना काम नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये इतना इनफ है। आरडी शर्मा सॉल्व करते चलो साथ साथ। और अभी एग्जाम्पलर मत उठाना, है ना। एग्जाम्पलर चैप्टर पूरा खत्म हो जाए जब एनसीईआरटी आरडी से, उसके बाद मैं बोल दूंगा लास्ट में कि भाई अब तुम रेडी हो। वो बुक क्या है, थोड़ा सा अगर अभी उठा लोगे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाओगे। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आपको नहीं आएंगे, कंसेप्चुअल है, बट स्टिल मैं ये बात मानूंगा कि जब तक आरडी पे और इसके एमसीक्यू नहीं हो जाते, मेरा एनसीईआरटी नहीं हो जाती, तब तक आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद से भी नहीं आएगा कि आप करो। तो मत लगाना। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसको एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।